अखिल की संगत। नमस्कार। कोरोना काल, जापान का हाल। यहाँ जापान में कोरोना संक्रमण के शुरुआत में ही सरकार ने काफ़ी सख्त कदम उठाए थे। मार्च में ही सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान सहित सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी थी। मई में होने वाली सूमो कुश्ती पहली बार दर्शकों के बिना आयोजित की गई और यहाँ पर हाई स्कूलों के बीच एक बहुत ही प्रतिष्ठित बेसबॉल का टूर्नामेंट होता है जिसे पहली बार रद्द करना पड़ा, जिसकी वजह से खिलाड़ियों के बीच काफ़ी मायूसी रही क्योंकि अ, इस टूर्नामेंट के माध्यम से ही उनका चयन पेशेवर टीम में किया जाता है। सबसे पहले जो कोरोना का असर जापान, कोरिया और 2-3 देशों में ही था, तो उस वजह से 2 मार्च को ही भारत सरकार ने जापान को बैन कर दिया था। मार्च क्योंकि हमारा सीजन था, काम था उस टाइम में, तो हमारे काफ़ी ग्रुप्स इफेक्टेड हुए जो जा नहीं पाए, हालांकि कंफर्म थे। उसके बाद जापान तो ठीक होने लगा, लेकिन अब भारत में प्रॉब्लम होने की वजह से अब फ्लाइट्स दोनों तरफ से बंद है, तो बहुत बुरा असर पड़ा है। नमस्कार। जापान में टोक्यो निवासी शांग्रीला जैन और मनमोहन साहनी की ये आवाजें बता रही हैं कि मार्च के महीने का जापान में कला, संस्कृति और सैर सपाटे से कितना गहरा संबंध है। असल में भारत की तरह ही फरवरी के अंत से जापान में वसंत की बहार शुरू होती है। लोग सैर सपाटे को निकलते हैं। चेरी यानी साकुरा के फूल खिलते ही हर सड़क, बाग, बगीचे में उल्लास जाग उठता है। लोग दिन रात साकुरा के फूलों के साए में हानामी करते हैं, यानी फूलों को निहारते हैं, खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं। आलम यह रहता है कि रात को ही बड़े बड़े बागीचों में चादरें बिछाकर जगह रोकी जाती है ताकि अगले दिन परिवार, नाते रिश्तेदार, यार दोस्त, कंपनी के साथी वहां मौज मस्ती कर सकें। हमने खुद इस बहार का आनंद उसी रंग में लिया है, पर करीब 30 बरस से टोक्यो में रहकर इस उल्लास का आनंद उठाती रहीं शांग्रीला जैन बता रही हैं कि इस वर्ष कोरोना के साए में हानामी कितनी भारी पड़ी। फूलों के खिलते ही जापानी लोग झुंड में इसका मजा लेने उमड़ पड़े थे। लोगों की भीड़ को काबू में रखने के लिए पार्कों में इकट्ठा होकर शराब पीने और मौज मस्ती करने पर सख्त पाबंदी थी। इसके बावजूद आम जीवन में अनुशासित रहने वाले जापानी लोग चेरी के फूलों की बहार को देखने के लिए दीवाने हुए जा रहे थे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी लोग भीड़ में पार्कों में पहुंच गए और इस लापरवाही का खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ा। जापान में मार्च से मई और फिर जून, जुलाई, अगस्त के दिन भी उसी तरह राग, रंग और संस्कृति से जुड़े हैं जैसे भारत में वसंत, फागुन, वैशाख और सावन। साकुरा की बहार, सूमो के अखाड़े में पहलवानों की ललकार, काबुकीजा में पारंपरिक काबुकी नाटकों का सम्मोहन और जापानी कठपुतली खेल बुनराकू की धमक जापान के लोगों को ही नहीं, दुनिया भर के सैलानियों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन इस वर्ष कोरोना के आतंक में हर तरफ सन्नाटा पसर गया। लोग घरों में बंद हो गए, अखाड़े और थिएटर सूने रहे। सारी दुनिया की तरह जापान में भी ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी यानी होटल, रेस्तरां, सबका धंधा चौपट हो गया। टोक्यो निवासी मनमोहन साहनी 30 बरस से जापान और भारत में ट्रैवल, टूर ऑपरेटर और होटल व्यवसाय चला रहे हैं। इस व्यवसाय पर कोरोना की मार उन्होंने कुछ इन शब्दों में समझाई। 1987 को मैंने अपनी ट्रैवल एजेंसी खोली, जिसका मूल मकसद यही था कि इंडिया और जापान के बीच में जापानीज को इंडिया में जापान जैसी सर्विस दी जाए। उसमें काफ़ी सफल भी रहे हम लोग। अभी हमारी कंपनी को 30-32 साल हो गए। मैं 1990 से लगातार जापान रह रहा हूँ। मैं जापान में रेजिडेंट हूँ। पिछले 30 सालों से हमारी कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी। जापान से टूरिज्म दिन ब दिन बढ़ रहा था। हमारे जैसे 20 ट्रैवल एजेंसी हैं, जो 20 हिंदुस्तानी हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं। हमारे काम को कोरोना का सबसे बड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि ट्रैवल एयरलाइंस वगैरह बंद होने की वजह से कोई बाहर जा ही नहीं पा रहा। हमारा, क्योंकि मेरा काम स्पेशली जो 20 हमारे भारतीय हैं, उनका काम था कि जापानीज टूरिस्ट को यहाँ से सेल करके उनके पैकेज बना के इंडिया में उनको घुमाना।
हम लोग इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश को कहते हैं, लेकिन सारी कंट्रीज में ये प्रॉब्लम है। खास करके भारत में बहुत बढ़ रही है, तो अभी तक कोई उम्मीद नहीं लग रही कि हमारा काम कब से शुरू होगा। फिलहाल जाल ने भी सितंबर एंड तक अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, आना ने भी कर दी। एयर इंडिया की तो है ही नहीं। तो हमें उम्मीद है कि अगले साल मार्च अप्रैल के पहले ये काम शुरू नहीं होगा। तो बहुत बड़ी समस्या है। मेरे पास यहाँ 5 जापानीज काम करते हैं। इंडिया में हमारे ऑफिस में 30 लोग काम करते हैं, और हमारा एक छोटा सा दिल्ली में होटल भी है, जो भी जापानीज की वजह से हमने बनाया था, क्योंकि हमारे अपने टूरिस्ट ही काफ़ी थे। वो भी बंद पड़ा है, वहाँ भी 16 आदमी काम करते हैं। अभी तक हम उनको सैलरीज दे रहे हैं। हम लोग अपने स्टाफ को थोड़ी सैलरी कम दे के रिटेन तो किए हुए हैं, लेकिन कब तक करेंगे ये? क्योंकि हम लोग नहीं चाहते। मेरे पास जो स्टाफ है पिछले 20-25 सालों से इंडिया में काम कर रहा है, जापान में भी काफ़ी पुराना स्टाफ है। उन लोगों को निकालने का मेरा दिल नहीं कर रहा। अभी फिलहाल हम लोग उनको रिटेन करने की कोशिश करें। इंडिया में क्योंकि कोई भी पैकेज ना मिलने की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। हमें अपने सेविंग्स में से देना पड़ रहा है, और धीरे-धीरे सेविंग्स खत्म होती जा रही है। जापान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सरकार के पास धन और नकदी की बहुतायत रहती है। मैंने खुद अपने प्रवास के दौरान एक बार ऐसा देखा है कि जब बहुत ज़्यादा मंदी थी, मतलब लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे थे बाजार में, तो जापान सरकार ने हर निवासी, चाहे वो देसी हो विदेशी हो, सबको 12-12 हज़ार येन, यानी उस समय के हिसाब से करीब 7,000 रुपए प्रति व्यक्ति, अगर एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं तो उन चारों को मिलेगा, नकद पैसे बांटे थे। इस बार भी कोरोना के संकट से अर्थव्यवस्था छोटे काम धंधों, दुकानों, प्रतिष्ठानों को उबारने और लोगों को गुजारा करने के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से जापान सरकार ने खरबों येन के जिस पैकेज की घोषणा की, उससे क्या क्या फायदा हुआ? जापान की गवर्नमेंट ने चूशो की गियो बोलते हैं, जो छोटी कंपनी है, मिडिल क्लास कंपनी, इसको हर एक को जिसकी भी सेल, जैसे पिछले साल मार्च 2019 मार्च में अगर आपकी सेल 10 लाख रुपए थी, तो अगर 2020 में मार्च में वो सेल 5 लाख रह जाती है, 50% जिनकी सेल कम हुई, उनको उन्होंने 2 मिलियन का पैकेज दिया। 1 मिलियन येन आज के रेट के हिसाब से 7 लाख रुपए होता है। तो 14 लाख रुपए के करीब गवर्नमेंट ने हर उस कंपनी को दिया, और मोस्टली सबने लिया। हमने भी लिया, हमारी 20 कंपनी को ये पैकेज मिल चुका है। उसका हमें इतना ज़्यादा ये तो नहीं कि उसमें हमें 1 साल का गुजारा हो जाएगा हमारा, लेकिन 2-3 महीने उसमें अच्छे जा सकते हैं। दूसरा, उन्होंने ये रेस्टोरेंट्स को इसलिए दिया, हर महीने वो 5 लाख येन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो कि 3.5 लाख रुपए, कि उन्होंने गवर्नमेंट के कहने पर अपने रेस्टोरेंट्स को 8 बजे रात को बंद करना शुरू किया, जबकि उनकी क्लोजिंग टाइम 11 बजे था। तो ये एक पैकेज रेस्टोरेंट्स को मिल रहा है। इसके अलावा हर जो भी रेजिडेंट है यहाँ पर, जो भी जापानीज है, नेशनल है या रेजिडेंट है, पर फैमिली पर पर्सन उन्होंने 1 लाख येन, जो कि भारत के हिसाब से शायद 70,000 रुपये बनता है, 1 लाख येन हर आदमी को दिया। जैसे मेरी फैमिली में 4 मेंबर है, तो हमें 4 लाख येन मिली। तो इस तरह से उनके पैकेजेस तो अच्छे हैं। एक और उन्होंने, हाँ, सब कंपनियों के पैकेज दिया है कि आप अब जितनी आपकी सेल है उसका 10% आपको लोन मिल सकता है। सेल का 10%, वो लोन जो गवर्नमेंट 3 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आप जब चाहें उसको लौटा सकते हैं। आप नहीं भी लौटाना चाहें तो आप थोड़ा और ग्रेस मांग सकते हैं। जैसे मैंने भी लोन अप्लाई किया हुआ है, तो 3 साल तक बिना इंटरेस्ट के वो लोन है, मैं उसको 7 साल तक यूज़ कर सकता हूँ। चौथे साल से उसका इंटरेस्ट सिर्फ 1.6% है, जो भी काफ़ी रीजनेबल है। एक और उन्होंने पैकेज बनाया कि जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके किराए कि अगले 6 महीने तक, क्योंकि काम नहीं आने वाला, रेस्टोरेंट्स हो गए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्रीज कोरोना की वजह से इफेक्टेड हुए, हमारी जैसे हुए, उसके जो ऑफिस का, रेस्टोरेंट का रेंट है, वो 70% गवर्नमेंट देगी, 30% आपको देना पड़ेगा। इस तरह से पैकेजेस काफ़ी हैं, जो कि हमें हिंदुस्तान में अभी तक कोई पैकेज नज़र नहीं आ रहे। जापान में टूरिज्म या पर्यटन उद्योग की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। जापान के लोगों को देश से बाहर और भीतर भी सैर सपाटा करने, दिन रात काम के बाद कुछ दिन आराम करने, गर्म पानी के झरनों में नहाकर थकान मिटाने का बहुत शौक है। जापान के प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों पर इसके लिए पारंपरिक सराय यानी रयोकान और होटलों का जाल है।
कोरोना की मार से तबाह इस व्यवसाय को फिर खड़ा करने के लिए जापान सरकार ने गो टू ट्रैवल कैंपेन भी शुरू किया। इसके तहत टोक्यो महानगर को छोड़कर देश भर में हर व्यक्ति के सैर सपाटे के कुल खर्च का 70% सरकार दे रही है। फिर भी मनमोहन साहनी जैसे टूर ऑपरेटर्स भविष्य के प्रति बहुत आश्वस्त नहीं हैं। हमारा काम क्योंकि ट्रैवल का है, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। आगे हमें क्या करना है ये समझ नहीं आ रही। तो फ्यूचर का भी हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि अगर हम नया भी काम करते हैं तो उसमें भी मुश्किल है। इसी काम को रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। डोमेस्टिक टूरिज्म में थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें। और अब जब फ्लाइटें खुलेंगी तो जो इनबाउंड का काम, जो इंडिया से पहले जापान आते हैं या बाहर कंट्री से, उनका काम करने की कोशिश करें। फिलहाल हमारा फ्यूचर डार्क है। जापान में भारतीय समुदाय की मौजूदगी यूं तो 1945 या कहें कि उससे भी पहले से रही है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में हीरा मोती जेवरात से लेकर ट्रैवल टूर व्यवसाय से जुड़े लोग शामिल हैं। लेकिन सन 2000 से आईटी क्षेत्र और दूसरे व्यवसायों से जुड़े भारतीय भी बड़ी संख्या में जापान पहुंचे। उनके साथ भारतीय किराने और खाने पीने की चीजों का व्यवसाय पनपना स्वाभाविक था। शांग्रिला जैन बता रही हैं कि कोरोना की मार ने इस बार आम के स्वाद के लिए भी कैसे तरसाया। जापान में पिछले 20 साल से भारतीय खाद्य सामग्री का कारोबार कर रहे एक कारोबारी से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से उन्हें तो दोहरी मार झेलनी पड़ी। भारत से फ्लाइट्स बंद होने की वजह से ताज़ा सब्जियां और अन्य सामान यहाँ पहुँच नहीं रहा था। उधर अप्रैल मई में स्टोर भी बंद रखना पड़ा। हर साल मार्च के महीने में भारतीय आमों का अच्छा खासा आयात किया जाता है, लेकिन इस साल जून में जाकर आम आ सके, जो हर साल के मुकाबले काफ़ी कम है। भारतीय खान पान के स्वाद और सुगंध ने जापान के लोगों को भी बहुत लुभाया है। मेरा अपना अनुभव है कि जापान के लोग भारतीय खाना बहुत चाव से खाते हैं, जिसकी वजह से लगभग हर शहर में आपको कोई न कोई भारतीय खाने का रेस्तरां मिल ही जाएगा। पर अब भारतीय रेस्तरां मुसीबत में हैं। टोक्यो में ही 1200 से लेकर 1300 रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, जो एक बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि जापानीज इंडियन करी को लाइक करते हैं। हालांकि कोई लॉकडाउन नहीं है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया है कि रात को कम निकले, भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत बैठे। और रेस्टोरेंट्स में भी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जिनकी 45 सीट्स हैं वो 25 सीट रह जाती हैं। एक सीट के साथ दूसरा बैठ नहीं सकता। और टेक आउट का काम ज़्यादा चल रहा है। रात को डिनर पे कोई भी नहीं जाता, तो इस वजह से रेस्टोरेंट्स की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स के किराए बहुत ज़्यादा है। 1 मिलियन या 1.5 मिलियन अच्छे इस रेस्टोरेंट का किराया हो सकता है। एक इंडियन रेस्टोरेंट में आपको 2 कुक तो चाहिए, साथ में हॉल का स्टाफ चाहिए। तो उस वजह से काफ़ी रेस्टोरेंट्स को मुश्किल आ रही है। कुछ रेस्टोरेंट बंद भी हो रहे हैं। भारतीय रेस्टोरेंट चलाने वाले एक व्यक्ति का कहना था कि पिछले वर्ष चेरी की बहार के दिनों में उन्हें तो सांस लेने की फुर्सत तक नहीं थी, लेकिन इस साल दिन भर में 1-2 ग्राहक ही आ रहे थे। होम डिलीवरी भी नहीं मिल रही थी। रेस्टोरेंट चलाने का दिन भर का खर्चा भी नहीं निकल पाता था। तो फिर उसके बाद जब आपात स्थिति लगी तो उन्हें भी रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। खर्चे कम करने के लिए उन्हें कुछ रसोइयों की छटनी भी करनी पड़ी। वैसे 1 जून से रेस्टोरेंट दोबारा खुल तो गया है, लेकिन अब भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल, आईटी और हीरे जवाहरात क्षेत्र से जुड़े भारतीय भी संकट से जूझ रहे हैं। कुछ लोग टेक्सटाइल में हैं जो इंडिया से इंपोर्ट करते हैं और होलसेलर्स को डिपार्टमेंट भेजते हैं। उस काम को भी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि इंडिया से फ्लाइट्स नहीं आ रही, उनका सामान काफ़ी लेट हो गया। इस वजह से ट्रेंड खत्म हो जाता है 1 साल का, तो इनको भी फ़र्क पड़ रहा है। बाकी जो भारतीय हैं वो आईटी में है, उन लोगों को कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो घर से काम कर सकते हैं। उनकी सैलरी में कोई कटौती नहीं आई, जहाँ तक मुझे पता लगा है। लेकिन एक गवर्नमेंट ने जापानीज ने रूल बना दिया कि 2 अप्रैल के बाद जो भी इंडिया गया है या कहीं किसी भी कंट्री में गया है, वो फॉरेनर है या रेजिडेंट है, वो वापस नहीं आ पाएगा। तो एयरपोर्ट पे काफ़ी सख्ती है, आते ही 14 दिन की क्वारंटीन रहना पड़ता है। टोक्यो का जौहरी बाजार कहा जाने वाला ओकाचिमाची इलाका, इसमें भारतीय जौहरियों की भी दुकानें हैं। आजकल ये भी सूना पड़ा हुआ है। पर्यटकों की कमी और कोरोना संकट से छाई मंदी के कारण किसी तरह की कोई ग्राहकी नहीं है।
सभी लोगों में भविष्य को लेकर आशंका तो जरूर है। कोरोना महामारी की सबसे बड़ी मार दुनिया भर के बच्चों और विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ी है। अधिकतर देशों में स्कूल कॉलेज बंद हैं, पिछले सत्र की परीक्षाएं अधूरी हैं या बिल्कुल नहीं हो पाई हैं। जापान में भी 27 फरवरी से सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे। इसका क्या असर हुआ और कैसी कैसी समस्याएं आईं, ये बता रही हैं एक इंटरनेशनल स्कूल में टोक्यो में पढ़ा रही शांग्रीला जैन। मार्च के शुरू में जब अचानक ही स्कूलें बंद करने का फैसला किया गया तो कामकाजी महिलाओं को इस फैसले से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनके सामने समस्या थी कि बच्चों को घर में अकेले किसके पास छोड़ा जाए। फिर बाद में सबको उम्मीद थी कि अप्रैल में नए सत्र के शुरुआत के साथ ही स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन जब स्कूल नहीं खुले तो अभिभावकों ने स्कूलों से फीस लौटाने की मांग शुरू कर दी कि जब बच्चा महीनों तक स्कूल नहीं जाएगा तो पैसा किस बात का। खास तौर से इंटरनेशनल स्कूलों में जहाँ पर मोटी फीस ली जाती है, उनके लिए अभिभावकों को खुश रखना एक चुनौती थी। स्कूलों ने आनन फानन में ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी की। हम टीचर्स को 2 दिन में ही सारी तैयारियां करनी पड़ी, जिसमें हमें ट्रेनिंग लेना भी था और जो पाठ पढ़ाए जाने थे उन चैप्टर्स का PDF तैयार करके बच्चों तक भेजना भी था। अप्रैल में नए सत्र की शुरुआत होती है और बच्चों के पास पूरी किताबें भी नहीं होती हैं। ऐसे में हमने हर किताब के 2 से 3 चैप्टर्स के PDF बनाए और बच्चों को भेजे। ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू हुई तो छोटे छोटे जापानी घर बहुत बड़ी समस्या बने। जिन परिवारों में 2-3 बच्चे हैं और पिता भी घर से ही काम कर रहे थे तो उन सब की आवाज़ एक दूसरे को बहुत डिस्टर्ब करती थी। सबके लिए लैपटॉप खरीदना भी महंगा होता है तो बच्चे फ़ोन पर पढ़ने लगे, जिस पे उनको सही से दिखाई भी नहीं देता। वहीं टीचरों के लिए भी अचानक ही किताब और ब्लैक बोर्ड छोड़कर कंप्यूटर के ज़रिए दूर बैठे बच्चों तक अपना पाठ पहुंचाना एक समस्या थी। आपने जो लिखवाने की कोशिश की है, क्या बच्चे ने सही से लिखा या नहीं? खास तौर से छोटे बच्चों का काम कैसे देखा जाए। मेरे साथ ऐसा कितनी बार हुआ कि मैं कुछ पढ़ा रही हूँ और बच्चा अपने खिलौनों से खेलने में मस्त है। उधर कई माएँ भी बच्चों के साथ क्लास में बैठती हैं, जिससे टीचर पर एक अलग तरह का दबाव होता है। यहाँ चल रहे कुछ भारतीय स्कूलों को अपना टाइम टेबल कुछ इस तरह से तैयार करना पड़ा कि जो बच्चे कोरोना की वजह से भारत में अटक गए थे, उन्हें भी ऑनलाइन क्लासेस में शामिल किया जा सके। जून के मध्य तक स्कूल खुल तो गए, लेकिन उससे कुछ नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। स्कूल आ रहे सभी बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना और दूसरी एहतियात बरतना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे माता पिता भी हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। तो हमारा काम दुगना हो गया है कि कंप्यूटर के ज़रिए जो घर में बैठे बच्चे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए और जो हमारे सामने बच्चे बैठे हैं उन्हें भी पढ़ाया जाए। तो हमें एक साथ दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है। खास तौर से 6-7 साल के बच्चों के साथ ये बहुत ही बड़ी चुनौती है। जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहाँ कामकाज, व्यापार, व्यवसाय और कारखानों का पहिया घूमते रहना विश्व अर्थव्यवस्था को गतिमान रखने के लिए भी बेहद जरूरी है। जापान सरकार ने इसी कोशिश में तमाम सावधानियों के साथ सभी गतिविधियों की जो इजाजत दी है, उसका असर अच्छा बुरा कैसा हो रहा है? सभी लोग हर समय मास्क पहनते हैं। वैसे ये यहाँ की संस्कृति का हिस्सा भी है। पहले भी जब किसी को सर्दी जुकाम होता था तो वो अन्य लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए खुद मास्क पहना करते हैं। हालांकि अभी थोड़ी लापरवाही देखी जा रही है। 3-4 महीने बाद बार और पब खुले हैं तो लोगों ने वहाँ जाना शुरू किया है, जिसकी वजह से अब थोड़े केस बढ़ते हुए दिखाई देने लगे हैं। वैसे जापान में शराब पीना लोगों और समाज की जिंदगी का सहज अंग है। शांग्रीला जी ने जिन शराब घरों का जिक्र किया वो इज़ाकाया कहलाते हैं। दिन भर काम की थकान उतारने के लिए जापान के लोग घर जाने से पहले साथियों के संग कुछ घंटे यहाँ गुजारते हैं। इतने दिन घर में बंद रहने के बाद खासकर नौजवानों का इज़ाकाया का रुख करना स्वाभाविक था। इज़ाकाया में पूरी कोशिश के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग रख पाना जरा टेढ़ी खीर है। इसी वजह से टोक्यो जैसे महानगरों में अब भी रोजाना 200-300 तक नए केस सामने आ रहे हैं। पर सवाल यह है कि क्या तूफान, सुनामी और भूकंप के झटके सहने के आदी जापान के निवासी कोरोना से हार मान लेंगे?
जापानी लोग काफ़ी कर्मठ हैं और हर बार राख के ढेर से उठकर खड़े होने की उन्हें आदत है, तो वो इससे घबरा नहीं रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने अब कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डालनी शुरू कर दी है और सभी तरह की सावधानियां बरतते हुए वो इसके साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा फ्यूचर अभी काफी मुश्किल है, लेकिन क्योंकि इतने साल से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो यहीं पर ही रहना है। इसी तरह और कोई काम करके या इसी काम को कंटिन्यू करके हम लोग आगे कुछ ना कुछ करेंगे। ज़िंदगी फिर से पहले जैसी कब होगी भी या नहीं, ये सवाल सबके मन में अब भी उठ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे जापान के लोगों ने भूकंप, सुनामी और तूफानों जैसी आपदाओं के साथ जीना सीख लिया है, वैसे ही शायद अब कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा और शायद जापान इस दिशा में भी बाकी दुनिया को राह दिखा सकता है। 今私たち日本人はこの先今よりも良い未来が来るのか、それとも引き続きとても厳しい状況に苛まれ続けるのか、大変重要な分かれ目にいると言えます。हम सब जीवन के एक ऐसे अहम दोराहे पर खड़े हैं जहां तय करना है कि बेहतर भविष्य की राह खोजें या त्रासदी का रोना रोते रोते जिंदगी की ज्योति खो दें। यूकी साकागामी के ये शब्द सिर्फ जापान ही नहीं, सारी दुनिया के लिए चुनौती हैं। इस चुनौती पर जीत ही इंसान की जीजीविषा की जीत कहलाएगी। नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।